देश में टीकाकरण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैसला। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा ने राज्यपाल पर भाई भतीजावाद का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता राकेश पंडित हत्याकांड में जांच एजेंसी को बेहद अहम सुराग हाथ में लगे। बांदा जेल से सुरक्षा कर्मियों की आंख में धूल झोंककर भाग गया। दाढ़ी वाली मोनालिसा आजकल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बिहार के गांव का पिछड़ापन यादगार शादी की वजह बन गया। चीन की सेना के वैज्ञानिक हुसैन जोऊ से जुड़े। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हर बीतते दिन के साथ हालात खराब। इंजेक्शन से डरते हुए जो कुछ किया। अरुण साहू पूरी लगन से लगे रहे और अपने सपने को नमक के रेगिस्तान में विशाल कदमों के निशान को थाने में जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ी, उसने यूपी पुलिस पर सवाल भी खड़े। अब स्पीड पोस्ट से होगा अस्थि विसर्जन। देश में टीकाकरण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैसला। देश में सभी लोगों को अब मुफ्त में टीका लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि देश में हर नागरिक को टीका लगवाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इसे बखूबी निभाया जाएगा। 21 जून से देश में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका केंद्र सरकार की तरफ से लगेगा और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने अपने राज्यों में इस टीकाकरण के कार्यक्रम को सफल बनाए। 2 हफ्ते के भीतर टास्क फोर्स पूरी रणनीति तैयार कर देगा और 21 जून से 18+ लोगों को मुफ्त टीका केंद्र सरकार की तरफ से लगना शुरू हो जाएगा। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने जहां कोरोना के खिलाफ जंग का जिक्र किया, तो वहीं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना को भी जाहिर किया जिन्होंने कोरोना काल में किसी न किसी अपने को खोया है। इस बीच पीएम मोदी ने देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि इस बात का भी ऐलान किया कि 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्पादन के 75% टीके केंद्र सरकार खुद खरीद कर राज्यों को मुफ्त देगी। 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना काल में बच्चों की फिक्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी वैक्सीन का ट्रायल चलाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का जो आह्वान किया है, मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील है कि हम सब उस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन हम कोविड टेस्ट से न भागें। इस ट्रायल में सफलता मिलते ही जल्द ही बच्चों को भी वैक्सीनेशन अभियान में शामिल किया जाएगा। हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। कोरोना काल की दुश्वारियों के बीच पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत वैक्सीन के निर्माण में किसी भी देश से पीछे नहीं है। भारत ने 1 साल के भीतर ही 1 नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान बीते 1.25 साल की उन उपलब्धियों का भी जिक्र किया जो उपलब्धियां बतौर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को हासिल हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुफ्त टीकाकरण के साथ एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने निजी अस्पतालों पर भी लगाम लगाने का फैसला किया है। निजी अस्पताल अब टीके की कीमत पर 150 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। उन्होंने देशवासियों से कहा कि राज्य सरकारों का काम होगा कि वो निजी अस्पतालों के जरिए लिए जाने वाले पैसे पर नजर रखे। मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते
प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी ऐलान किया कि जिस प्रधानमंत्री अन्न योजना के जरिए 8 महीनों में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया था, उस योजना को दिवाली तक आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम पर नई उम्मीदें जाहिर की, साथ ही वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति पर भी सवाल खड़े किए। पीएम मोदी ने साफ कहा कि राज्यों ने पहले वैक्सीन लगाने के काम का अधिकार खुद के लिए मांगा और बाद में उसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन अब केंद्र सरकार राज्यों को पूरी वैक्सीन खरीद कर देगी, यानी कुल उत्पादन का 75% राज्यों को मिलेगा और 25% निजी अस्पतालों को मिलेगा। लेकिन अब वैक्सीनेशन के पूरे काम की कमान केंद्र सरकार के हाथ में होगी और वो ही राज्य सरकारों को वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा ने राज्यपाल पर भाई भतीजावाद का आरोप लगा दिया तो राजभवन ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। इस बीच इस पूरे विवाद में बीजेपी के नेता भी कूद पड़े, जिससे विवाद खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का जब ये ट्वीट आया तो बंगाल में विवाद की नई हवा का अंदाजा हर किसी को हो चुका था। महुआ मोइत्रा ने इस ट्वीट में दावा किया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने परिवार के लोगों और करीबियों को राजभवन में अपॉइंट किया। तंज का अंदाज ऐसा कि राज्यपाल को अंकल जी कहा, साथ में एक लिस्ट नत्थी कर दी जिसमें 6 लोगों को उनका रिश्तेदार बताकर नौकरी देने का आरोप मढ़ दिया। एक के बाद एक ट्वीट में महुआ ने राज्यपाल धनखड़ पर तीखे हमले किए और उन्हें बंगाल की हालत ठीक करने के लिए राज्य छोड़कर जाने की सलाह दे डाली। इस सलाह में यह भी बता दिया गया कि दिल्ली लौटकर वो यूपी के मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री के सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं। विवाद में मानो कोई कसर बाकी रह गई हो। सो महुआ ने दूसरे दिन बयान में भी कोताही नहीं बरती। वो कौन आपके रिश्तेदार में लगते हैं, कौन आपने जीजा के रिश्तेदार में लगते हैं, वो आप समझे। वो ये आपने सरासर झूठ कहा है कि आपसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटी नहीं है, ये सब सारे आपने वहाँ पे जुगाड़ किया है। ट्वीट की भाषा और महुआ के अंदाज पर विवाद तो होना ही था। बात बढ़ी तो बीजेपी के नेताओं ने भी हमलावर रुख अख्तियार कर लिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं से पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने खुद ट्वीट कर महुआ के आरोपों का जवाब दिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने महुआ के आरोपों को न केवल सिरे से नकारा बल्कि उन्हें गलत करार दिया। राज्यपाल धनखड़ ने दावा किया कि उनके ओएसडी 3 राज्यों से हैं और सभी 4 अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। इनमें से कोई भी उनका करीबी और रिश्तेदार नहीं है। 4 तो उनकी जाति के भी नहीं और न ही उनके राज्य से हैं। विवाद बढ़ा तो महुआ ने कहा कि उनके पास लोकतांत्रिक अधिकार है जो उन्हें राज्यपाल से सवाल पूछने का हक देते हैं। लेकिन राज्यपाल को विवाद में घसीटने पर बीजेपी भड़क गई। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने तो महुआ की शैली पर हल्ला बोला ही। केंद्रीय मंत्रियों को भी टीएमसी का अंदाज नागवार गुजरा। टीएमसी के जो सांसद जो इस तरीके की भाषा यूज़ करने के लिए मशहूर है, उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाया है वो सरेआम झूठ है। वो गवर्नर साहब ने ट्वीट करके उसका खुलासा कर दिया, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। कोई भी सरनेम का अगर 4 लोग दिख जाए तो वो आपके लोग हैं या आपके रिश्तेदार हैं, ये साबित होता है क्या? इतनी अराजकता, इतनी एनार्की, इतना अहंकार तो हमने कभी आज तक इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो नहीं देखा। आप न संविधान को मानेंगे, न आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे। बंगाल में चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन उस वक्त से चली आ रही तल्खी खत्म नहीं हुई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार बंगाल की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते रहे।
लेकिन टीएमसी राज्यपाल पर मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताने का आरोप लगाती रही है। इस खींचतान की वजह को एक बार फिर राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था से हटाने की कवायद करार दिया। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की सक्रियता पर तृणमूल कांग्रेस पहले भी सवाल उठाती रही है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए उसकी चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश रच रही है। वहीं बीजेपी राज्य में खराब कानून व्यवस्था को बार बार मुद्दा बनाती है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की चाल चलती रहती है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी अब भी जारी है, जबकि सूबे में चुनाव के बाद नई सरकार बन चुकी है। खबर सामने आई है कि रविवार दोपहर 3 बजे एक कैदी यूपी की अति सुरक्षित कही जाने वाली बांदा जेल से सुरक्षा कर्मियों की आंख में धूल झोंककर भाग गया। इस कैदी के बारे में बस इतना बताया जा रहा है कि यह इस जेल में लूट और डकैती के मामले में बंद था। बता दें कि बांदा जैसी अति सुरक्षित और हाईटेक कही जाने वाली जेल से एक कैदी के फरार हो जाने से पूरे सूबे में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी यूपी की सबसे सुरक्षित और आधुनिक जेलों में से एक बांदा की इसी जेल में बंद है। लेकिन जैसे ही यूपी की हाई सिक्योरिटी जेल से रविवार शाम एक 23 साल के कैदी के भाग निकलने की खबर बाहर आई तो पूरे उत्तर प्रदेश में भागम भाग मच गई। बांदा जेल के अंडर ट्रायल कैदी के फरार होने की बात से समूचा जेल प्रशासन और जेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसी बांदा जेल में कुछ दिनों पहले ही मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से शिफ्ट किया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के बावजूद जेल से एक विचाराधीन कैदी के फरार हो जाने से एक बार फिर से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 1 महीने के भीतर जेल के अंदर हुई दूसरी इस घटना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हैरान कर दिया है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री ने डीजी जेल, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अब कुछ कड़े फैसले लेने की तैयारी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक जेल से भागे कैदी की पहचान 23 साल के विजय आरक के तौर पर हुई है, जो लूट और डकैती के मामलों में जेल गया था। विचाराधीन कैदी विजय आरक को चोरी के एक मामले में ट्रायल शुरू होने के बाद डिविजनल जेल में शिफ्ट किया गया था। विजय आरक नाम का ये कैदी रविवार को दिन में अपनी बैरक से बाहर जेल के मैदान में आया था और वहीं से सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। शाम को जब सारे कैदियों की गिनती की गई तो विजय उनमें नहीं मिला। डीआईजी संजीव त्रिपाठी के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे जेल में कैदी के कम होने की सूचना उन्हें मिली। कैदी के जेल से भागने की खबर जैसे ही जेल के अधिकारियों ने प्रयागराज और लखनऊ तक पहुंचाई तो बड़े अधिकारियों का जेल पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया, मगर कुछ सवाल जरूर पीछे छूट गए, जिनके जवाब तलाश करने के लिए जेल के अधिकारी माथापच्ची कर रहे हैं। मसलन सवाल यही है कि जेल की सुरक्षा को धता बताकर एक मामूली सा चोर लुटेरा कैदी कैसे फरार हो गया, जबकि जेल में सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त है। जेल की सुरक्षा के लिए 1.5 प्लाटून पीएससी की तैनाती है, जबकि हिफाजत के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात है। इसके अलावा जेल में सुरक्षा प्रहरियों के साथ साथ चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। कैदी के फरार होने की इत्तला जेल प्रशासन ने बांदा कोतवाली में दर्ज कराई है, जबकि तमाम बंदोबस्त के बावजूद एक कैदी कैसे फरार हो गया, इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी प्रयागराज में जेल के डीआईजी संजीव त्रिपाठी को सौंपी गई है। दावा किया जा रहा है कि जेल की 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद और यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उसी जेल से फरार हुए कैदी को तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। बता दें कि इसी बांदा जेल में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी बंदे। कुछ अर्सा पहले मुख्तार अंसारी ने भी बांदा जेल के अंदर खुद की जान को खतरा बताया था। इस वारदात के बाद क्या उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन ये सुनिश्चित कर पाएगा कि सूबे की तमाम जेलें महफूज हैं? नमक के रेगिस्तान में विशाल कदमों के निशान को लेकर मची खलबली। गुजरात के सौराष्ट्र में नमक का रेगिस्तान कहलाने वाली जगहों पर कुछ रहस्यमय बड़े बड़े कदमों के निशान मिले हैं। नमक वाली इस धरती पर बड़े बड़े कदमों के निशान मिलने से खासी हलचल देखी गई। लोगों में ये चर्चा है कि क्या ये किसी महामानव के पैरों के निशान हो सकते हैं, क्योंकि करीब 1 फीट का पैर आम आदमी का तो नहीं हो सकता। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन का सुरेंद्रनगर जिला एक बार फिर सुर्खियां बना। कुछ महीने पहले भी यहाँ समुद्री इलाके में नमक के रेगिस्तान कहलाने वाली जगह पर महामानव के पैरों के निशान देखने का दावा किया गया था।
एक बार फिर वैसे ही निशान दिखाई दिए हैं। नमक के रेगिस्तान पर बड़े बड़े कदमों का रहस्य मौजूद है। जमीन पर 2 कदमों के बीच का फासला करीब करीब 6 फीट पाया गया और पैरों के जो निशान मिले वो करीब 11 इंच लंबे हैं। स्थानीय लोगों की नजर जब विशालकाय पैरों के निशान पर पड़ी तो वो इसे महामानव के पांव बताने लगे। न्यूज 18 की टीम ने नमक के रेगिस्तान का जायजा लिया। वहां मौके पर जाकर जो कुछ देखा उस पर यकीन करना आसान नहीं था, लेकिन नमक के रेगिस्तान पर बड़े बड़े कदमों के निशान की हकीकत को सामने लाना जरूरी था। इसलिए करीब 200 मीटर तक रहस्यमय कदमों के निशान नापे गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ तड़के कुछ युवकों ने तेज दौड़ लगाई होगी। इसकी वजह से 2 कदमों के बीच का फासला बढ़ गया होगा, क्योंकि करीब 2 महीने पहले भी इस तरह के निशान देखे गए थे। तब भी ऐसे ही बड़े बड़े पैरों के निशान मिले थे। इस बार भी फुटप्रिंट की मार्किंग करके उन्हें नापा गया तो पैर के निशान की लंबाई 10.5 से 11 इंच तक पाई गई और 2 पैरों के निशान के बीच फासला करीब 6 फीट का था। इसके बाद उसी नमक के रेगिस्तान पर स्थानीय युवकों की दौड़ करवाई ताकि सच्चाई का पता चल सके। दौड़ के बाद युवकों के कदमों का फासला नापा गया तो ये भी 6 फीट के आसपास था, यानी महामानव के पैरों के निशान वाला दावा अफवाह है। नमक के रेगिस्तान पर बड़े बड़े पैरों के निशान किसी महामानव के नहीं हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि नमक वाली जमीन पर जब किसी का पैर पड़ता है तो थोड़ी देर बाद वो जगह थोड़ी चौड़ी और गहरी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि नमक वाली जमीन पर जब वजन पड़ता है तो नमक अपनी जगह छोड़कर टूटने लगता है। ऐसे में अक्सर छोटे बच्चों के कदम भी बड़े लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कोरोना वायरस के इलाज की गुत्थी भी सुलझने लगी है। महामारी की 2 लहरों के बीच डॉक्टर अब इसके इलाज को कुछ कुछ समझने लगे हैं। यही कारण है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब हल्के लक्षण वाले मरीजों और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने ऐसे सभी कोरोना मरीजों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस नई गाइडलाइन के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। अब ऐसे मरीज जिनकी कोरोना जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई लेकिन उनमें एक भी लक्षण नहीं दिखे, उन्हें किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी तरह की दवाई न लेने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं है। ऐसे मरीज सेहतमंद खान-पान से ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा, यानी ऐसे मरीज अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन समेत कोई दवा नहीं लेंगे। ऐसे मरीजों को भाप और विटामिन की गोलियां लेने से भी मना कर दिया गया है। जैसे ही किसी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है वो घबरा जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की ये गाइडलाइन उनके लिए काफी राहत भरी है। केंद्र की ये गाइडलाइन साफ कहती है कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को कोई गंभीर खतरा नहीं है। यही नहीं, हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए भी नई गाइडलाइन नए दिशा निर्देशों के साथ सामने आई है। कोरोना की 2 लहरों में बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज भी अस्पतालों में बिस्तर के लिए भागदौड़ करते और उनके परिजन परेशान होते दिखे। लेकिन अब सरकार कोरोना पॉजिटिव आने पर ही परेशान होने वालों को इससे बचने की सलाह तो दे ही रही है, साथ ही उन्हें इससे उबरने के लिए क्या करना है ये भी बता रही है। सरकार की नई गाइडलाइन में हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है। इसके मुताबिक ऐसे मरीजों को बुखार और ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखनी होगी। बुखार होने पर सिर्फ पैरासीटामोल का ही इस्तेमाल करें। दूसरी बीमारियों की जो दवाएं चल रही हों उसे जारी रखें और जरूरत पड़ने पर टेली कंसल्टेशन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर की सलाह लें। बताया गया है कि जिन दवाओं को लिस्ट से हटाया गया है, दरअसल उनको कम लक्षण वाले मरीजों को अभी तक एहतियात के तौर पर दिया जा रहा था। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अच्छे खान-पान, कोविड प्रोटोकॉल और पॉजिटिव सोच के जरिए कम लक्षण वाले कोरोना मरीज आसानी से कोरोना को मात दे सकते हैं। यही नहीं, अगर आप में लक्षण नहीं है और अगर कोरोना के हल्के लक्षण आते हैं तो ज्यादा टेस्ट कराने से भी बचने की सलाह दी गई है। साथ ही ऑक्सीजन और स्टेरॉइड किन मामलों में दिया जाएगा, इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। साड़ी वाली मोनालिसा आजकल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उड़ीसा की एक महिला ट्रक से लेकर के ट्रैक्टर और बाइक से लेकर के घुड़सवारी तक सब कुछ साड़ी में करती हैं, वो भी सर पर पल्लू रख करके। भारतीय मूल्य, संस्कृति और उसके साथ उनके संघर्ष की कहानी खेत से लेकर के हाईवे तक नजर आती है और मोनालिसा जहां भी जाती हैं उन्हें देखते ही लोग पहचान जाते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल उनकी वीडियोस वायरल हैं।
बाइक चलाना हो, ट्रैक्टर चलाकर खेत में काम करना हो या ट्रक में बैठकर भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, किसी महिला के लिए ये सब काम करना आज के दौर में मुश्किल या असामान्य तो नहीं है, लेकिन मोनालिसा इसे अपने खास अंदाज में अंजाम देती हैं, जिसकी वजह से वो चर्चा में है। मोनालिसा जब घोड़े पर बैठकर हवा से बातें करती हूँ या फिर खेत में ट्रैक्टर चलाती हूँ, वो हमेशा साड़ी पहने रहती हैं और उनके सिर पर रखा पल्ला पल भर के लिए भी नीचे नहीं होता। यही वजह है कि ग्रामीण इलाके में रहते हुए भी उन्हें ऐसे काम करने में अड़चन नहीं आई और उन्हें उनके परिवार और उनके पति का पूरा सहयोग मिला। सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड, मेरे देवर देवरानियाँ सब मुझे सपोर्ट करते हैं। समाज को ये कहती हूँ कि आप जो लड़की को शादी करके घर में लाते हो, उनकी भी कुछ इच्छा होगी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनकी इच्छा पूर्ण कीजिए। मोनालिसा की खासियत आज उनकी पहचान बन चुकी है। उनका सोशल मीडिया का सफर बंदरों से शुरू हुआ, जिन्हें वो प्यार से खाना खिलाती हैं और बंदर भी उन्हें इतना पसंद करते हैं कि उनकी गोद में बैठ जाते हैं। मोनालिसा के पति ने इसका वीडियो बनाकर YouTube पर शेयर किया तो लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। तब से ही मोनालिसा जो भी अनोखा करती, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती। साड़ी पहनकर ट्रक या ट्रैक्टर चलाना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन मोनालिसा ने कभी इसे अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया, बल्कि इसी साड़ी को अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि 22 लाख लोग सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते हैं और अब उनके फैंस उनसे हेलीकॉप्टर उड़ाने की मांग कर रहे हैं। आगे इच्छा है कि मैं हेलीकॉप्टर चलाऊं। मेरी फॉलोअर्स भी वो भी बोलते हैं कि सब कुछ हो गया, अब हेलीकॉप्टर चला कर दिखाओ, कि फॉलोअर्स चाहते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर चलाऊं। तो मेरी भी यही इच्छा है कि मैं साड़ी पहनकर हेलीकॉप्टर चलाऊंगी। मोनालिसा के 2 बच्चे हैं और उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद मोनालिसा अपने शौक को वक्त देती हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की सच्ची लगन हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। कौन कहता है आसमान में सुराग होता नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति मोनालिसा पर बिल्कुल ठीक बैठती है। ग्रामीण इलाकों से निकल करके और अपने लिए जगह बनाकर ये शोहरत हासिल करना सबके बस की बात नहीं है। गांव में रहने वाली अधिकतम महिलाओं को अब भी उनके सपने पूरे करने के लिए सारा आकाश नहीं मिल पाता है। मोनालिसा ने गांव से बाहर निकल करके न सिर्फ अपने लिए एक जगह बनाई है, बल्कि वो गांव की महिलाओं के लिए एक आदर्श बनकर उभरी हैं। चीन की सेना का वो वैज्ञानिक कहाँ है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन के पेटेंट के लिए दुनिया में सबसे पहला आवेदन किया था? कोरोना वायरस और चीन की सेना को लेकर बहुत बड़े राज का पर्दाफाश हुआ है। विदेशी मीडिया में कोरोना के मुद्दे पर चीन की सेना से जुड़े एक वैज्ञानिक को लेकर चौंकाने वाला दावा सामने आया है। खबर है कि उस वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए इतनी जल्दी अप्लाई किया था जब दुनिया में वायरस का फैलाव शुरू ही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में कोरोना वायरस को लेकर चीन की वुहान लैब और चीन की सेना के एक वैज्ञानिक को लेकर हैरान करने वाली रिपोर्ट छपी। चीन की सेना पीएलए से जुड़े एक वैज्ञानिक यूसेन जोउ ने 24 फरवरी 2020 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए आवेदन किया था। वैक्सीन के लिए आवेदन चीन की सेना यानी पीएलए के जरिए किया गया था। कोरोना वैक्सीन के लिए इतनी जल्दी आवेदन किया गया था, जो हैरान करने वाला है। वैक्सीन के लिए आवेदन से ठीक 5 हफ्ते पहले ही चीन ने कोविड-19 को लेकर दावा किया था कि ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। चाइना एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो आर्मी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये वॉरफेयर उसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर कर दी, सिवाय अपने देश के। उसके अपने देश में इफेक्ट उसके बड़ी जल्दी से कंट्रोल आ गया। चीन की सेना के वैज्ञानिक यूसेन का कोरोना वैक्सीन के लिए इतनी जल्दबाजी में किया गया आवेदन इस बात को लेकर दुनिया का शक और बढ़ाता है कि 1 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन को लेकर गतिविधियां कैसे शुरू हो गई। चीन की सेना के वैज्ञानिक यूसेन जोउ से जुड़े एक सच ने दुनिया को हैरान कर दिया है। वैक्सीन के लिए अप्लाई करने वाले उस वैज्ञानिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। यानी चीन की सेना से जुड़े जिस वैज्ञानिक को वायरस से
जुड़े तमाम राज मालूम थे? क्या उसे साजिश के तहत ही जिनपिंग की सेना ने ठिकाने लगा दिया है? चीन की सेना से जुड़े वैज्ञानिक यूसेन जोउ की मौत भी कम चौंकाने वाली नहीं है। जो वैज्ञानिक चीन की आर्मी की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए आवेदन करता है, वो मई 2020 यानी कि 3 महीने से भी कम वक्त में संदिग्ध हालात में मर जाता है और उसे लेकर चीन की सेना में कोई सुगबुगाहट नहीं होती। व्हाइट हाउस की ओर से दावा किया गया कि चीन की सेना से संबंधित वैज्ञानिक यूसेन जोउ कोरोना वायरस को लेकर तमाम राज जानता था। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने चीन की सेना के लिए काम करने वाले साइंटिस्ट यूसेन को लेकर बहुत बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक यूसेन ने वुहान वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों के साथ काफी काम किया था, यानी चीन की सेना का वो वैज्ञानिक चमगादड़ों पर रिसर्च करने वाले वुहान लैब के वैज्ञानिकों के साथ काम करता था। कोरोना वायरस को लेकर जब से चीन की वुहान लैब की ओर दुनिया का ध्यान गया है, तब से यूसेन जोउ और वायरस से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। वैज्ञानिक यूसेन जोउ भी वुहान लैब से जुड़े थे। वुहान के डिप्टी डायरेक्टर शी जेंगली थे। शी जेंगली चमगादड़ों पर रिसर्च करते हैं। आशंका है कि कोरोना चमगादड़ से ही बनाया गया है। कोरोना वायरस को वुहान लैब में बनाने का आरोप है। वुहान लैब में बनाने के दौरान कोरोना के लीक होने का दावा है। चीन की सेना से जुड़े वैज्ञानिक यूसेन जोउ अमेरिकी संस्थानों के साथ भी काम कर चुके हैं, इसलिए अमेरिकी मेडिकल और खुफिया एजेंसियां यूसेन जोउ से जुड़े कई राज जानती हैं। यूसेन जोउ जब उन्होंने फरवरी 2020 में इस वैक्सीन के लिए पेटेंट करने की कोशिश करी, इससे बड़ा क्लियर है कि ये वायरस उससे पहले वो प्रोड्यूस कर चुके थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनकी खुफिया एजेंसियों और वायरस से संबंधित सभी लैब मिलकर कोरोना वायरस के सच का पता लगाने में जुटी हैं। अमेरिका का दावा है कि करीब 15 महीने में वुहान की वायरस लैब और कोरोना से जुड़े कई राज उनके पास। अब हर राज पर सबूतों की मोहर लगाने का काम जारी है। कोरोना वायरस को लेकर चीन की सेना पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत कई बड़े देश चीन के खिलाफ सख्त हैं। कोरोना वायरस बनाने को लेकर अमेरिका की 90 दिन की डेडलाइन भी तेजी से खत्म हो रही है। ऐसे में चीन पर लगातार ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो दुनिया के सामने सच बताए कि वुहान लैब में कौन कौन से राज कैद हैं, क्योंकि चीन की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस को बनाने और इसे फैलाने की साजिशों के राज लगातार सामने आ रहे हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कहानी में दिन ब दिन नया मोड़ आता जा रहा है। मेहुल चोकसी ने एंटीगा पुलिस के सामने एक बड़ा बयान दिया है। मेहुल के वकील के मुताबिक उसने कथित अपहरणकर्ताओं के नाम पुलिस को बताए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेहुल ने अपने किडनैप प्लान के जो राज पुलिस को बताए हैं, वो काफी हैरान करने वाले हैं। करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने एंटीगा पुलिस के सामने अपने कथित अपहरण की पूरी कहानी को बयां किया है। एंटीगा पुलिस के सामने दावा करते हुए मेहुल चोकसी ने कहा, 8 से 10 ऐसे लोग जिन्होंने खुद को एंटीगा पुलिस का बताया, मुझे बेरहमी से पीटा, मुझे जरा सा ही होश था। उन्होंने मेरा फोन, घड़ी और पर्स ले लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझे लूटना नहीं चाहते और उन्होंने मेरा पैसा लौटा दिया। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले के आरोपी और डोमिनिका में प्रत्यर्पण केस का सामना कर रहे मेहुल चोकसी ने कहा है कि वो भारतीय एजेंसियों से भाग नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इलाज कराने के लिए देश छोड़ा था। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को कानून का सम्मान करने वाला नागरिक भी बताया। मेहुल चोकसी ने भारतीय एजेंसियों को अपना इंटरव्यू लेने का न्योता देते हुए ये भी कहा कि वो उनके हर सवालों का जवाब देने को तैयार है। इस बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि मेहुल चोकसी प्रत्यर्पण से बचने के लिए अपनी ही अपहरण की थ्योरी गढ़ रहा है। यही वजह है कि एंटीगा सरकार भी इस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस बारे में मेहुल चोकसी के वकील ने पुलिस कमिश्नर के सामने शिकायत की है। एंटीगा के पीएम गैस्टन ब्राउन के मुताबिक मेहुल चोकसी के वकील ने पुलिस कमिश्नर के सामने शिकायत की है। उसमें कथित तौर पर हुए अपहरण में शामिल लोगों के नाम भी बताए गए हैं। मेहुल चोकसी से जुड़ी इन तमाम थ्योरियों के बीच न्यूज़ 18 को एक बेहद खास तस्वीर मिली है, जिसमें मेहुल चोकसी के साथ उसका वो एजेंट भी दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि चोकसी को एंटीगा से फरार करवाने के प्लान का मास्टरमाइंड यही शख्स है।
13,500 करोड़ के गबन का आरोपी मेहुल चोकसी भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए विदेशों में भागा फिर रहा है। कई बार ऐसा भी मौका आया जब हजारों करोड़ का चूना लगाने वाला ये हीरा कारोबारी भारत की पकड़ में आते आते बच गया। डोमिनिका से पकड़े गए मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा लेकर एक भारतीय दल चार्टर्ड प्लेन से वहां पहुंचा था, लेकिन ये मामला एक बार फिर टल चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एजेंसियों को मेहुल चोकसी कब और कैसे सौंपा जाएगा। इंजेक्शन से डरते हुए बच्चों को आपने रोते बिलखते देखा होगा, लेकिन इंजेक्शन से डरते हुए बड़ों को आपने बहुत कम देखा होगा। राजस्थान के नागौर में 50 साल के एक शख्स ने इंजेक्शन से डरते हुए जो कुछ किया वो खबर बन गई। ये मामला कोरोना से बचाव में वैक्सीन लेने से जुड़ा हुआ है। नागौर में 50 साल के सुरेश सिंह को वैक्सीन लेने के लिए जब गांव के सरपंच ने बहुत समझाया तो वो उसके लिए तैयार तो हो गए, लेकिन जब वैक्सीनेशन का मौका आया तो लोग उनके हाव भाव देखकर हैरान रह गए। सुरेश सिंह ने जब जेब से एक काली पट्टी निकालकर आंखों पर बांधना शुरू कर दिया। पहले तो किसी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ ही पल में वहां मौजूद लोग माजरा समझ गए। नर्स जब तक वैक्सीन की खुराक तैयार करती, सुरेश सिंह आंखों पर पट्टी बांध चुके थे। उन्हें दिलासा देने के लिए स्वास्थ्यकर्मी सब ठीक है कहते सुनाई पड़े। बस ठीक है। इस दौरान सुरेश सिंह हिम्मत से काम ले और कोई उनके डर का मजाक न उड़ाए, इसका भी वहाँ मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पूरा ख्याल रखा। हालांकि सुरेश सिंह के आसपास मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो डर से ज्यादा हिले डुले नहीं, इसका भी लोगों ने ध्यान रखा। एक स्वास्थ्यकर्मी ने वैक्सीन लगने से ठीक पहले उनके एक हाथ को पकड़ लिया और उनका हौसला बढ़ाने लगे। जब तक सुरेश सिंह कुछ समझ पाते, नर्स उन्हें इंजेक्शन लगा चुकी थी। क्योंकि कई लोगों को वैक्सीन की खुराक मिलने पर पता भी नहीं चल पा रहा था, इसलिए वहां खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें काम खत्म होने की बात बताई। इसके बाद वैक्सीन ले चुके सुरेश भी सहज हो गए और आंखों से पट्टी हटा ली। कोरोना महामारी को मात देने के लिए वैक्सीन की अहमियत को ज्यादातर लोग समझ रहे हैं। सरकार और प्रशासन की भी कोशिश है कि लोग अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय वैक्सीन की खुराक लें। वक्त की जरूरत को समझते हुए पंचायतों से जुड़े हुए लोग भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोरोना को मात देने के लिए इसी जज्बे की जरूरत है। कोरोना महामारी के दौरान आपने लंबे समय तक लगे इस लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम में अपना खाली समय कैसे बिताया? OTT पर अपनी पसंद की फिल्में और नई वेब सीरीज देखकर ना। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने इस समय को लगा करके एक अनोखा काम किया है, और ये अनोखा काम है लकड़ी पर हनुमान चालीसा तैयार करना। और ये कमाल करने वाले हैं ओडिशा के गंजम के अरुण साहू, जिनके हाथ में उनका वो कारनामा है। अरुण की ये कलाकारी आज सुर्खियों में है। ये है लकड़ी का हनुमान चालीसा। इस पर नजर आने वाले एक एक शब्द छेनी और हथौड़े की मदद से लकड़ी पर उकेरे गए हैं। यही नहीं, इस हनुमान चालीसा में जगह जगह पवन पुत्र हनुमान की आकृति भी बनी है। पेशे से पढ़ाई अरुण लकड़ी पर एक से बढ़कर एक कलाकारी के लिए अपनी पहचान बना चुके हैं। बीते साल भी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इतने कमाल के काम किए थे कि जिसकी वजह से उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। इस बार उन्होंने लकड़ी पर 2 हनुमान चालीसा बनाए और उनकी ख्वाहिश इनमें से एक को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भेंट करने की, जबकि दूसरा वो बतौर उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। जो स्टेट का जो ऑनरेबल CM सारे श्री नवीन पटनायक उनके लिए, और एक बनाए हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाया हूँ। उनको मैं ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है उनको देने के लिए। इस कोरोना महामारी के बीच शायद ही कोई ऐसा हो जिसने किसी अपने को न खोया हो। दुख की खबरों के बावजूद अरुण साहू पूरी लगन से लगे रहे और अपने सपने को सच कर दिखाया, और अब अपनी इस अनमोल कलाकृति को राज्य और देश के मुखिया को भेंट करना चाहते हैं। लॉकडाउन का सदुपयोग करने के लिए अरुण ने लकड़ी पर हनुमान चालीसा बनाने की ठानी तो पूरी तरह इसी काम में लकड़ी के पन्ने तैयार करने के बाद अरुण ने लकड़ी से हिंदी वर्णमाला के एक एक अक्षर काटे। अक्षरों के इन मोतियों को पिरोकर शब्द बनाए और फिर शब्दों की माला से पंक्तियां बनी। इस तरह हनुमान चालीसा की पंक्तियां तैयार हुई।
इन शब्दों से तैयार दोहों और चौपाइयों को अरुण लकड़ी के पन्नों पर चिपकाते चले गए। इतनी मेहनत से तैयार हनुमान चालीसा को वो दो हस्तियों को तो भेंट करना ही चाहते हैं, साथ ही उनका एक और सपना है। अरुण चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद एक छोटा सा संग्रहालय बनाने में करे। अरुण इस संग्रहालय में देश भर के बड़े मंदिरों और धरोहरों की लकड़ी की आकृति रखना चाहते हैं ताकि दूसरों को प्रेरणा मिल सके। और मेरा विजन है कि हमारा स्टेट में, हमारे जिला में छोटा सा मिनी म्यूजियम मेरा एक छोटा सा ड्रीम है। और सब जितने सारे हमारा विश्व के जितने सारे प्रसिद्ध स्थल है जैसे मंदिर है, वो सब में एक जगह में लकड़ी में बना के रखना मेरा एक बड़ा सा स्वप्न है। किसी ने सच ही कहा है कि कलाकार अपने शब्दों से नहीं बोलते हैं बल्कि उनका काम बोलता है। अरुण साहू की कला उनके मेहनत और लगन की कहानी को बयां करती है। दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच भारत में तैयार कोवैक्सीन का आज से ट्रायल शुरू हो चुका है। एम्स दिल्ली में इसकी स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। 2 साल से लेकर 18 साल तक के वॉलंटियर्स को इसमें शामिल किया गया है। एम्स पटना में पहले ही इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 11 मई को ही इस वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति दी थी। लेकिन इस वक्त दिल्ली एम्स में 12 साल से ज्यादा और 18 साल से कम उम्र वालों को ही इस ट्रायल में शामिल किया गया है। इसके लिए अभिभावक तय समय पर वॉलंटियर्स को लेकर अस्पताल पहुंच गए। कागजी औपचारिकता पूरी करने के बाद इन बच्चों को ट्रायल में शामिल कर लिया गया और इसके लिए अभिभावकों की सहमति तो ली ही गई, साथ ही साथ बच्चों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। प्रक्रिया तो सेम ही है जो क्लिनिकल ट्रायल्स की होती है। जो एडल्ट में प्रक्रिया अपनाई गई थी वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। जो मेन देखना होता है कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो और हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है, सेफ वैक्सीन है एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए नहीं था कोई भी कि सेफ वैक्सीन हो, इफेक्टिव वैक्सीन हो कि कल अगर बच्चों को देने की जरूरत पड़े तो हमारे पास उसका जो है डेटा होना चाहिए कि बच्चों के लिए कोई सेफ वैक्सीन एक ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए जो है क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं और उसी वही पर्पज़ है इस क्लिनिकल ट्रायल का भी। इस पूरी कोशिश का मकसद बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की तलाश है। माना जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद डॉक्टरों की तलाश पूरी हो जाएगी। चूंकि बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए ऐसे ट्रायल की जरूरत महसूस की गई। जानकारी के मुताबिक ये ट्रायल देश के अलग अलग हिस्सों के 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी, दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। जानकार इन कयासों को गलत बताते हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा होगा। हालांकि एम्स में क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने के लिए जितनी बड़ी संख्या में अर्जी आई, उससे विशेषज्ञ खुश हैं। एम्स में इस ट्रायल से जुड़े डॉक्टर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डॉक्टर संजय के राय बताते हैं कि बच्चों में ट्रायल की वही प्रक्रिया है जो बड़ों के लिए थी। अगर बालिग कोई नहीं है तो 18 साल से कम के बालिग नहीं होते तो अपना कंसेंट नहीं दे सकते, तो उसमें अभिभावक उसका कंसेंट देते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं या उनका जो केयर गिवर होता है वह उसका जो है कंसेंट देता है और कंसेंट देने के बाद बच्चों को भी हम इन्फॉर्म करते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। अगर इस ट्रायल के नतीजे अच्छे आए तो न केवल ये बच्चों के लिए राहत भरी खबर होगी बल्कि पूरे देश भर के माँ बाप के लिए भी सुकून भरा पल होगा, क्योंकि बच्चों को लेकर हर कोई अंदेशों से घिरा हुआ है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में अभी 6 से 9 महीने लगेंगे। बीते हफ्ते एम्स पटना में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। पटना एम्स और दिल्ली एम्स के अलावा नागपुर के मेडिट्रेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी ट्रायल होंगे। सबसे पहले 12 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद 6 से 12 साल के बच्चों को और आखिर में 2 से 6 साल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। ट्रायल के नतीजों के हर पहलू का विश्लेषण विशेषज्ञ करेंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। अगर सब कुछ संतोषजनक रहा तो भारत के पास बच्चों के लिए बनी वैक्सीन खुद की अपनी होगी। इसमें यह भी ध्यान रखिए कि बार बार जानकारों के द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना का असर बच्चों पर होगा और तीसरी लहर बच्चों पर आफत साबित होगी, लेकिन इसका अभी तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं आया है, इसलिए बेवजह तनाव ना पालें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हर बीतते दिन के साथ हालात खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू व्यापारियों और दुकानदारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। कौन धमकी दे रहा है इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन धमकियों से हिंदू व्यापारियों और दुकानदारों में डर का माहौल है। हम क्या चाहते हैं?
ये तस्वीरें हिंदू व्यापारी अशोक कुमार की हैं, जिनकी पिछले ही हफ्ते हफ्ता वसूली के मामले में खुशदार जिले के बाद बाजार में सरेआम अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद मामला उस वक्त और भी ज्यादा संगीन हो गया जब बाजारों और नेशनल हाईवे के साइन बोर्ड पर धमकी भरे पर्चे चिपकाकर हिंदू दुकानदारों और व्यापारियों को धमकी दी गई। उन पर्चों पर लिखा हुआ था कि अगर महिलाओं को दुकान में आने की इजाजत दी तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों? एक हिंदू कारोबारी की हत्या के खिलाफ बलूचिस्तान में दुकानदारों के साथ आम शहरियों ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से कार्रवाई की मांग की, लेकिन हमलावर अभी भी फरार हैं और लोगों को हर दिन धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि बलूचिस्तान का ये हाल क्यों है। दरअसल पाकिस्तान बनने के साथ ही 1947 से ही बलूचिस्तान में आजादी की मांग उठ रही है। कुदरती खजाने से लबरेज और कम आबादी वाला बलूचिस्तान बीते 70 सालों से आजादी और अधिकारों के लिए जूझ रहा है। बलूचिस्तान के समर्थकों का तर्क है कि पाकिस्तान ने सिर्फ पंजाब और सिंध प्रांत में ही विकास किया। आजाद बलूचिस्तान की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों के कुछ गुटों ने आतंक का भी रास्ता अपनाया है। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक बलूचिस्तान की सरहद अफगानिस्तान ईरान से मिलती है। आजाद बलूचिस्तान आंदोलन के प्रतीक बने नवरोज खान ने बलूचिस्तान की आजादी को लेकर हथियार उठाकर पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ गुरिल्ला वार छेड़ा था। साल 1963 से 69 के बीच अलगाववादी नेताओं की ओर से बलूचिस्तान के लिए नए संविधान की मांग की गई थी। 1973 में बलूचिस्तान में तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की सरकार को भंग करके पाक का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। इस लड़ाई में 8000 बलोच नागरिकों की मौत हुई थी। आजादी की मांग करने वाले बलूच संगठनों ने 2003 में फिर से गुरिल्ला हमले का रास्ता चुना। बलूचिस्तान आंदोलन के ज्यादातर नेता पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे देश में रहकर आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सेना की ज्यादतियों और पाकिस्तान सरकार के नाफरमान फैसलों के खिलाफ बलूच लोगों की मांग का भारत समर्थन करता रहा है। ऐसे में आतंकी संगठन के निशाने पर दुकानदार रहते हैं, लेकिन ईसाई और सिख समुदाय के लोग भी पाकिस्तानी सेना और पुलिस की ज्यादतियों का शिकार होते रहते हैं। यानी साफ है कि बलूचिस्तान में अल्पसंख्यक लोग सुरक्षित नहीं हैं। कंगना रनौत और सोशल मीडिया पर उनकी भिड़ंत एक बार फिर सुर्खियों में है। ट्विटर पर आपत्तिजनक कमेंट के बाद अब इंस्टाग्राम पर फिर एक विवाद शुरू हो चुका है। इस बार उनके निशाने पर है एक्टर विक्रांत मैसी। उन्होंने एक्टर विक्रांत मैसी को कॉकरोच कह दिया, जिसके बाद एक्टर और कंगना के फैंस आपस में एक दूसरे पर हमलावर होने लगे। लाल साड़ी में एक्ट्रेस यामी गौतम अपनी शादी के मौके पर बेहद खुश थी। अपनी इस खुशी को वो छुपा नहीं पाई और शादी के बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लेकिन यामी इस बात से अनजान थी कि उनकी ये तस्वीर बॉलीवुड में अजीबोगरीब विवाद की वजह बन जाएगी। कई लोगों का ध्यान यामी की लाल साड़ी पर गया। उनमें से एक हैं यामी के को एक्टर रह चुके आयुष्मान खुराना। उन्होंने इस ड्रेस में तस्वीर देखकर यामी की तुलना देवी से कर दी। तो वहीं एक्टर विक्रांत मैसी ने उन्हें राधे माँ कह दिया। विक्रांत ने लिखा, शुद्ध और पवित्र राधे माँ की तरह। विक्रांत मैसी का ये कमेंट कंगना को इतना बुरा लगा कि वो इंस्टाग्राम पर ही विक्रांत पर भड़क गई। कंगना ने उन्हें कॉकरोच कह डाला। इतना ही नहीं, उन्हें चप्पल से मारने तक का इशारा भी कर दिया। कंगना ने पोस्ट में लिखा, कहां से निकला ये कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल। मौका और हालात चाहे जैसे हो, कंगना बेबाकी से दुनिया के सामने अपनी बात कह देती हैं और यही वजह है कि वो अक्सर दावा करती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके कई दुश्मन हैं। जिस तरह से कंगना मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर सख्त और विवादित बयान देती हैं, इससे वे सुर्खियां तो बटोरती हैं, लेकिन उनके दुश्मनों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर पर्सनल कमेंट करने से ही बचना चाहिए। विक्रांत मैसी और यामी गौतम एक साथ फिल्म गिनी वेट सनी में काम कर चुके हैं। माना जा रहा है कि विक्रांत ने यामी को मजाक में राधे माँ कहा होगा, लेकिन उस पर कंगना ने जो कमेंट किया उसने मामले को तूल दे दिया। कंगना के विवादित कमेंट पर विक्रांत ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन सोशल मीडिया पर उन दोनों के फैंस ने सख्त कमेंट शुरू कर दिए। यामी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शेयर की जाने वाली तस्वीर विवादों की वजह बन जाएगी।